हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले उसको क्लियर कर लिया जाए, फिर आगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको करवाए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जबकि आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल को समझने से पहले क्यों ना हम वन वेरिएबल को समझ लें, इसलिए मैंने वो टॉपिक लिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इनको लेने का क्या कारण है? ये सभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे इक्वेशंस कैसे हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए, लीनियर क्या होता है, मैंने आपको पॉलिनोमियल के चैप्टर में पढ़ाया है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी जिसकी डिग्री 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो जरा यहाँ पर देखिए, x की हाईएस्ट पावर 1 है, सेकेंड में भी x की हाईएस्ट पावर 1 है, थर्ड में भी y की हाईएस्ट पावर 1 है। इसलिए कैसा हो गया? ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब वन वेरिएबल कैसे हुआ? वेरिएबल यानी x, y, z, ये जो अल्फाबेट होते हैं सब वेरिएबल कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल x, उसके अलावा और पहले इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड है 2x माइनस 3। देखिए यहाँ भी केवल एक ही वेरिएबल है, बाकी ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये कोफिशिएंट हो गया। 2 जो कोफिशिएंट है, 3 कांस्टेंट टर्म है, तो वेरिएबल सिर्फ x हुआ। मैंने थर्ड इक्वेशन में वेरिएबल को चेंज कर दिया है ताकि ये ना रहे कि x ही होता है क्या, x के अलावा भी और भी हो सकते हैं। जैसे 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहां पर वेरिएबल है y। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो और जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, कांस्टेंट टर्म हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, वेरिएबल केवल एक ही होना चाहिए, तो वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसा कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 इक्वेशन मैंने लिए हैं, तीनों में देखिए लीनियर इक्वेशन है और केवल एक ही वेरिएबल है, x और y। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लियर हुआ। अब मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको देखें। लिखा इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहां पर x क्या है? वेरिएबल है, a क्या है? इसका कोफिशिएंट है x का, और b एक कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, और या फिर ax माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, और अगर हम इसको ट्रांसफर कर दें तो उधर हो जाएगा माइनस बी, यानी ax इज इक्वल टू माइनस बी। इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो ax इज इक्वल टू प्लस बी, तो वो मैंने यहाँ लिखा है ax इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। ट्रांसफर करोगे तो ये माइनस का भी हो जाएगा, ये प्लस का भी हो जाएगा, उसको मैंने एक साथ यहाँ लिख दिया। तो कहने मतलब है ऐसा इक्वेशन जो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो, या ax माइनस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, या ax इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, यानी ax इज इक्वल टू माइनस बी या ax इज इक्वल टू प्लस बी। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन अब क्या कहलाता है? इज आ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ऐसा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाता है, जहां पर x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, a क्या है? कोफिशिएंट है, b क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने ये दिया हुआ है। तो जब तक आप वन वेरिएबल नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपको टू वेरिएबल समझाने से का कोई मतलब बनता नहीं था। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझाया। ठीक है, अब बात आती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए ये लिखा हुआ सेकेंड टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन तो वही हुआ जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगा। टू वेरिएबल यही आपके सिलेबस में है। ठीक है, टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल का मतलब हो गया अब आपको यहां पर 2 वेरिएबल मिलेंगे। अभी तक पीछे के क्वेश्चन आप देख रहे थे, आपको सिंगल वेरिएबल मिल रहा था, अब यहां पर आपको
दो वेरिएबल मिलेंगे। मैंने एग्जांपल लिया, देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। देखिए यहाँ पर क्या x और y दो वेरिएबल हो गए, बाकी लीनियर तो वही है क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी y की भी पावर हाईएस्ट 1 है, तो लीनियर तो ये है। यानी आप समझ रहे होंगे कि आपको केवल लीनियर इक्वेशन ही लेना है यहाँ पर, बाकी और कोई इक्वेशन नहीं लेना। अब वो टू वेरिएबल कैसे हो गया, यहाँ पे देखिए x और y दो वेरिएबल, यहाँ पे भी आपका 2/3x माइनस y/2 इक्वल टू 1, ये भी देखिए आपके यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, थर्ड में √3x प्लस 4y। अब √3 क्या है, कॉफिशिएंट है, 4 क्या है, कॉफिशिएंट है, 11 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, केवल हमें वेरिएबल चेक करना है x और y। तो ऐसे इक्वेशन जिसके दो वेरिएबल हो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाता है। अब जाए इसकी भी डेफिनेशन आप देख लें, लिखा एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कहेंगे ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है इक्वेशन ax प्लस by प्लस c। a क्या है, x का कॉफिशिएंट, b क्या है, y का कॉफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म जरूरी नहीं इधर हो, ये इक्वल के उधर भी हो सकता है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। तो ऐसा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहलाता है जिसके दो वेरिएबल x और y होते हैं। ठीक है, तो जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है वो स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी इक्वेशन देख लीजिए इसी फॉर्मेट में, देखिए 3x यानी कि ax प्लस 4y यानी कि प्लस by अब इक्वल टू 18। तो मैंने क्या कहा कि c आपका इक्वल के राइट हैंड साइड भी हो सकता है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है। आप 18 को इधर लेके आओगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, उधर गया तो प्लस का 18 हो गया। ठीक है ना, तो इस फॉर्म में आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यही आपका चैप्टर का नेम भी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप तो समझ गए होंगे कि टू वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका पेयर हमको लेके चलना। तो देखिए मैंने यहाँ लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैंने बताया था क्या था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर हम पेयर की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 ले लिया। तो पहला इक्वेशन क्या बन गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये उसी का फॉर्म है, किसका, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। उसी को मैंने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि दो है इसलिए अलग अलग लिख लिया। पहला इक्वेशन क्या हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यही आपका जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाता है। ध्यान रखिएगा जो आपका जो चैप्टर है उसमें इसी तरीके से दो इक्वेशंस ही दिए होंगे, सिंगल इक्वेशन नहीं होगा, दो दो इक्वेशन दिए होंगे क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको दो लीनियर इक्वेशंस ऐसे दिए होंगे, ठीक है ना, जिन जो टू वेरिएबल के होंगे। तो मैंने इसकी भी डेफिनेशन लिख रखी, देखिए अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी फॉर्म अ सिस्टम ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो इन टू वेरिएबल फॉर्म में तो हम उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में इसी टाइप से लैंग्वेज में आपको मिलेगा। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, क्वेश्चंस जो लीनियर इक्वेशंस जो दिए होते हैं टू वेरिएबल्स के, उनको हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाकर और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि जो लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन अ टू वेरिएबल, उनको हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अब वो देखना है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको समझ लेना जरूरी है, फिर उसके बाद में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये बात की बात है। पहले तो हमको ये समझना है कि उसके मेन पॉइंट क्या हैं। ठीक है, तो जरा उस पर अब हम डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हेडिंग मैंने पहले ही लिख दिया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल। इसके लिए जरा मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं दो पेयर ले लेता हूं, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिंगल पेयर लेता हूं। पहला मान लेते हैं कि पहला आपका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है? द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसको? द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ टॉपिक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो उनको हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज ठीक है, द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 3 पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। अब उन पॉसिबिलिटीज को देख लें, यानी कि जब आप किसी भी लीनियर इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो केवल 3 ही कंडीशन आपको मिलेगी, तीनों में से कोई एक, मतलब 3 ही कंडीशन है, चौथी कंडीशन नहीं है। उन 3 में से कोई भी आपको एक कंडीशन मिल सकती है। तो जरा हम पहली कंडीशन पर बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है? द टू लाइन्स विल intersect at one point। ये पहला पॉइंट है भाई, ठीक है। अब कहेंगे लाइन कहां से आ गई? तो भाई जब आप ग्राफ पर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, 9th में आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ग्राफ पर पॉइंट को प्लॉट करने का। जब उन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर दोगे और उन पॉइंट्स को मिलाकर जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो पर्टिकुलर इक्वेशंस की लाइन कहलाती है, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा आगे। तो जब आप ग्राफ पर इस लाइन का, इस इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करोगे और इस इक्वेशंस का लाइन ड्रॉ करोगे तो वो दोनों लाइन क्या होंगी? द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो ये दोनों लाइन आपको किसी एक पॉइंट पर कट करती हुई दिखाई पड़ेंगी, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी। अब वो कैसे, मैं एग्जांपल से बता देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा सपोज करें आपका ये एक्सेस है, तो आपको मालूम ही होगा ना, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। नीचे क्या होता है? वाई डैश होता है और ये ओरिजिन होता है, ठीक है। तो सपोज करें कि जो पहला वाला इक्वेशन है उससे आपने जो लाइन ड्रॉ किया उसको हम L1 मान लेते हैं, और जो दूसरा वाला इक्वेशन है उससे आपने जो लाइन ड्रॉ किया वो L2 हो गया। तो जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो जरूरी नहीं कि मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूं वैसे ही ड्रॉ होगा, ऐसा समझ रहे ना, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, नहीं आप कोई क्वेश्चन लगाओ तो आप बोलो सर आपका तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट कर रहा था, हमारा तो थर्ड क्वाड्रेंट में कट कर रहा है या फोर्थ क्वाड्रेंट में कट कर, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब आप बनाएंगे तो किसी भी क्वाड्रेंट में वो कट कर सकता है। सपोज करें कि आपने जो पहले वाले क्वेश्चंस की लाइन ड्रॉ की वो L1 ऐसे है, ठीक है, और जो दूसरे वाले की लाइन ड्रॉ की वो सपोज करें L2 ऐसे है। तो देखिए वो दोनों एक दूसरे को कट कर गया कि नहीं कट गया यहाँ पर पॉइंट P पर, ठीक है। तो यही वो आपका पॉइंट होगा जहां पर दोनों लाइन कट करेगी। और जो इसका कोऑर्डिनेट होगा कैसे निकलता है? इसको क्या करेंगे? परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर देंगे, वहां से हमको अल्फा मिल जाएगा, और फिर परपेंडिकुलर हम यहां से वाई पर ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा बीटा मिल जाएगा। तो इसका क्या कोऑर्डिनेट हो गया? अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। ये पहली पॉसिबिलिटीज हो गई। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि जब हम दिए गए दो लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें वहां पर सिर्फ
दो लाइन ही मिलेगी और वो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हुई हमको दिखाई पड़ेंगी। ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक, जैसे कि मैंने दिखाया कि पहली लाइन है L1, दूसरी लाइन L2, ये कहाँ कट कर रही है, P पर। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ कर दीजिए। जो पॉइंट यहाँ पर आएगा उसको हम अल्फा मान लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ कर दीजिए, जहाँ पर ये कट करे y पर वो हमारा बीटा हो जाता है। ठीक है, ये हो गई पहली पॉसिबिलिटीज। चलिए अब हम दूसरी पॉसिबिलिटीज बात कर लेते हैं, क्योंकि टोटल 3 पॉसिबिलिटीज है, पहली हो गई। तो दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, द टू लाइन्स लिखते हैं यहाँ पर, द टू लाइन्स will not intersect, however, for they are extended they are पैरेलल। ठीक है, क्या हुआ सेकंड कंडीशन कि द टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, यानी पहले में तो मैंने बताया था कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, और दूसरे में क्या ये भी हो सकता है कि वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट ना करें। अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, पहले में तो इंटरसेक्ट कर गए किसी एक पॉइंट पर, अब दूसरे में है कि जरूरी नहीं कि वो इंटरसेक्ट ही करे, इंटरसेक्ट नहीं होगा तो अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो हो सकता है वो एक दूसरे के क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। जरा इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं ग्राफ पर कैसे हो सकता है। चलिए देखिए, ये x, ये x डैश, ये y डैश, और ये आपका ओरिजिन हो गया। सपोज करें आपने जो पहली लाइन बनाई वो ऐसे बन गई L1, दूसरी लाइन जो आपने ड्रॉ किया वो देखिए L2, देखिए तो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, पैरेलल हो गया ना। जरूरी नहीं ऐसे भी बन सकता है, कहीं भी किसी भी कोऑर्डिनेट बन सकता है। तो ये हो गया आपका पैरेलल। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या है, पहला रिप्रेजेंटेशन आपको इंटरसेक्शन देगा, दूसरे में हो सकता है आपको पैरेलल लाइन मिल जाए। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। जरा थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड में क्या है, ये लास्ट है इसका। ठीक है, लास्ट क्या है, द टू लाइन्स, मैं लिखता भी चल रहा हूं साथ साथ, द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है ना, लाइन्स, इसका मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, ओवरलैप करता है। कोइंसिडेंट मतलब होता है एक के ऊपर एक हो जाए, ओवरलैप कर जाए। ठीक है, कैसे देखिए, x डैश y डैश। ठीक है ना, ये ओरिजिन। सपोज करें आपने एक लाइन बनाई, पहली लाइन आपकी L1 और दूसरी भी इसी के ऊपर बन जाएगी, दूसरी भी इसी के ऊपर बन जाएगी, ये कहलाता है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, जिसको ओवरलैप भी बोलते हैं। तो यही 3 कंडीशन है। कहने का मतलब है जब आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस 3 के अलावा चौथी कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। पहली कंडीशन मैंने क्या बताया, वो दोनों लाइन यानी जो इक्वेशंस जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, या फिर नहीं करेगी तो पैरेलल हो जाएगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप ग्राफ बनाएंगे, भी मैं आगे के वीडियो में एक एक करके इन तीनों से रिलेटेड ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, टॉपिक्स ज़्यादा हैं, टाइम टेकन है ये इसमें, और अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे, आप इसको नहीं समझेंगे तो आगे टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, अगले टॉपिक के लिए इंतजार करिए अगले वीडियो का। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।